हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वास्तविक संख्याएं। तो इसके ऑलरेडी 3 वीडियो कर चुके हैं। तो आज मैं बता दूं, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का परिचय करेंगे। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग अपरमेय संख्याओं को अपरमेय सिद्ध करना सीखेंगे। क्या क्या सर, अपरमेय संख्याओं को अपरमेय संख्या। जैसे देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टाइप के सवालों को बहुत आसानी से सिद्ध करने वाले हैं। तो इन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपरमेय संख्याओं का रिवीजन हो जाए, है ना। वैसे मैं जानता हूँ आपको अपरमेय संख्याएं आती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी देर के लिए रिवीजन कर लेते हैं। तो सुनो, याद है आपको, हमने दशमलव वाली संख्या 2 टाइप की पढ़ी थी। कौन कौन सी, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे आपने देखी होंगी दशमलव वाली संख्याएं, जैसे कि 2.3567892 एक इस टाइप की देखी होंगी और इस टाइप की भी देखी होंगी, जैसे कि 0.3333 और एक और टाइप की देखी होंगी, एक और टाइप की। एक कौन सा टाइप, जैसे कि 2.25। इन तीनों टाइप में अंतर क्या है वो समझते हैं ज़रा। इसमें देखो ज़रा, इसमें क्या है, दशमलव के बाद संख्या ना तो रिपीट कर रही है। अरे रिपीट करने का मतलब आप ये कह रहोगे सर रिपीट कर तो रही है, 8 तो 2 बार आ रहा है, ये तो रिपीट कर रही है। नहीं, देखो रिपीट करने का मतलब होता है एक स्पेशल पैटर्न में रिपीट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, बार बार 3 आ रहा है, तो इसका एक स्पेशल पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बन रहा है, यहाँ तो उल्टा सीधा आ रहा है ना। अरे डिजिट तो 9 ही है ना, वो बार बार तो आएंगे ही, बट एक स्पेशल पैटर्न में नहीं आने चाहिए, है ना। तो इस केस में देखो क्या है, दशमलव के बाद संख्या कैसी हो रही है, ना तो रुक रही है और ना रिपीट कर रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रुक तो नहीं रही है चलो, बट रिपीट कर रही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ तो दशमलव के बाद रुक गई। तो ये जो 2 केस है ना, ये वाले 2 केस, ये दशमलव के बाद रिपीट करना या दशमलव के बाद रुक जाना, ये होते हैं परमेय संख्याओं के केस। मतलब अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रुक जाती है या तो रिपीट करती है, तो उन्हें कहते हैं हम परमेय संख्याएं। या आपने एक डेफिनेशन और पढ़ी होगी कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई परमेय संख्याओं की। अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। तो ये जो केस है ना, ये वाला 2.3 वाला, इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद रुक नहीं रही है संख्या और साथ में रिपीट भी नहीं कर रही है। तो याद रखना, ये एक तो डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती हैं अपरमेय संख्याएं। लेकिन साथ में याद रखना कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो रुकें और ना रिपीट करें, ऐसी संख्याएं होती हैं अपरमेय संख्याएं। ठीक है, तो अपरमेय संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। 1-2 एग्जाम्पल से और समझते हैं। इनके अलावा भी अपरमेय संख्याएं बहुत सारी होती हैं। जैसे देखो जरा, जैसे कि मैंने लिख दिया है √2, जैसे मैंने लिख दिया √2 और साथ में लिख दिया √3, √5, √7। ध्यान से देखना, ये सब संख्याएं कैसी हैं, अंडर रूट के अंदर है। एक और मैंने लिख दिया √9। सही है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। याद रखना, पहली बात तो एक बात याद रखना कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है जो किसी का वर्ग ना हो, तो वो एक अपरमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखो √2, क्या 2 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है, इसलिए √2 कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखो √3, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, 3, क्या 3 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है, तो √3 भी कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। इसी तरीके से ये भी होगी और ये भी अपरमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी है ना, वो किसी का वर्ग होती है। किसका वर्ग होती है? 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इसलिए ये जो लिखा है ना, ये अपरमेय संख्या नहीं होगी। बाकी ये जो 4 संख्याएं लिखी है ना, ये अपरमेय संख्याएं होंगी। सही है, तो क्या हमने डेफिनेशन सीखी कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है वो किसी का वर्ग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या, है ना। तो ये अपरमेय संख्या नहीं है और ये सब कैसी हैं, अपरमेय संख्या हैं। इसके अलावा सुनो, इनके अलावा भी कुछ अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे कि पाई सुना है आपने, पाई सुना होगा क्लास 9th में, ये होता है पाई। सही है, पाई भी एक ऐसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। इसके अलावा एक और नया चिन्ह है, आपने पहली बार शायद सुना होगा, ई। इसे बोलते हैं यूलर नंबर, है ना। अभी आप सिर्फ जान लो, ये भी एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है,
अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि बट सर पाई तो होता है 22/7 के बराबर। क्या होता है पाई जो होता है ना, वो पाई देखो आपने ऐसा पढ़ा होगा, पाई बराबर 22/7 है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पाई बराबर 22/7 होता है और 22/7 तो p/q के रूप में लिखी है, यानी ये तो परमेय संख्या है, तो सर ये भी होनी चाहिए क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है, तो अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय होनी चाहिए। लेकिन सुनो ध्यान से देखना, अगर आप सही बात करें, सही, ये तो गलत बात है, सही बात करें तो जो पाई होता है ना वो 22/7 के बराबर नहीं, लगभग बराबर होता है। मतलब 22/7 के या तो थोड़ा सा आगे होगा या थोड़ा सा पीछे होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि परमेय संख्या के जस्ट आगे या पीछे वाली संख्या अपरमेय होती है, या मैं उल्टा बोलूं अपरमेय संख्या के जस्ट आगे या पीछे वाली संख्या परमेय होती है। तो देखो पाई 22/7 तो नहीं है, लेकिन 22/7 के जस्ट आगे या पीछे वाली संख्या है, इसीलिए पाई कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 22/7 एक परमेय है, इसीलिए याद रखना, ठीक है। तो आप समझ गए ना पाई एक अपरमेय संख्या क्यों है, इसीलिए है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, कि √2 क्यों होती है अपरमेय संख्या, √3, इन सब के प्रूफ करेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लो। देखो प्रूफ पढ़ने से पहले हमने एक प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय में क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे वो संख्या मान लेते हैं p, तो p का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या, चलो दूसरी संख्या मान लेते हैं a, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो वो वाली संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। क्या मतलब सर, कि देखो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि अगर देखो अगर p का वर्ग a से विभाजित है, p का वर्ग a से विभाजित है, तो ये कह रहे हैं कि p भी a से विभाजित होगी, इनका कहना ये है। तो देखो एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे, अभी यहाँ से कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं वो संख्या 10 है, p कौन सी संख्या है 10, तो पता है 10 का स्क्वायर a मानते हैं 2 है, a को मानते हैं 2, तो देखो 10 का स्क्वायर का 2 से विभाजित होता है। अरे भाई होता है, चेक कर लो, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। क्या 100 2 से विभाजित होता है? अरे पूरा पूरा भाग चला जाएगा भाई, कितना आएगा 50। तो देखो किसी संख्या का वर्ग इससे विभाजित है क्या, अरे देख लो 10 का वर्ग 2 से विभाजित है, मतलब 100 2 से कट रहा है। तो ये कह रहे हैं ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, ये भी 2 से विभाजित होगी। चेक कर लो ये संख्या कौन सी है 10, तो क्या 10 2 से विभाजित नहीं होगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी, 10 2 से कट जाएगी, कितना आएगा 5 आएगा। तो बस इनका कहना यही है ना। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, जब हम लोग √2 √3 जितनी भी अपरमेय संख्या है उनको हम सिद्ध कर रहे होंगे ना, तब इस वाली स्टेटमेंट, ये जो प्रमेय है ना, इसका स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे। और स्टेटमेंट ध्यान रखना क्या, कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या से विभाजित है, जैसे वो संख्या हमने p मान लिया ना, तो p का वर्ग अगर a से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगी। ये बात हम आगे यूज करेंगे। तो अभी आप फिलहाल इस चीज़ को नोट कर लो, है ना। ये जो एग्जाम्पल है ना, वो काम का है, एग्जाम्पल काम का है, इसको आप नोट कर लो। आगे चल के हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो इसको आप नोट करो। तो चलिए अब हम एक सवाल लेते हैं। सवाल मेरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, है ना। तो मिस मत करना, और गारंटी मेरी है कि मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझा दूंगा। सही है, चलिए तो देखो ज़रा कि जो ऐसे सवाल होते हैं ना, √2 एक अपरमेय संख्या है या √5 एक अपरमेय संख्या है, इनको सिद्ध करने के लिए तो यहाँ पर हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या मेथड है। तो ऐसे में ना हम कुछ मान लेते हैं, इनको कुछ मान लेते हैं, और लास्ट में उस चीज़ को जो हमने खुद से माना है उसको गलत सिद्ध कर देते हैं। कैसे? देखो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो ऐसे सवालों में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि, ध्यान से देखना मेरी बात को, कि माना √2 एक परमेय है। क्या है? एक परमेय संख्या है। आपको पता है ना ये परमेय नहीं होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या। माना √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर अपरमेय संख्या ये है तो क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तब देखना जरा, √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने √2 को लिख दिया। साथ में एक बात याद रखना, आपको पता होगा जो q होता है ना वो 0 नहीं होता है, ठीक है।
और साथ में क्या होता है, P और Q के बीच कुछ कॉमन नहीं आता है, यानी कॉमन नहीं आता है इसका मतलब क्या होता है, याद करो मैंने जब सह अभाज्य संख्याएं सिखाई थी, इधर मैं लिख दे रहा हूं कि जो सह अभाज्य संख्या होती है ना, सह अभाज्य संख्याएं, अरे को प्राइम नंबर अभाज्य, क्या लिख दिया, सह अभाज्य, सह अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम, याद है ना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं आता है, यानी इनका HCF कितना आता है, HCF 1 आता है। याद रखो अभाज्य संख्याओं के बीच कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो इस केस में जो P और Q होगी ना, वो आपस में अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब कुछ कॉमन नहीं आती हैं, ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म होगा, कट नहीं सकती अब ये, सही है। तो √2 बराबर हमने क्या माना, P/Q के, क्यों माना, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर मान चुके हैं कि √2 कैसी है, पर में है, और पर में है तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q 0 नहीं हो सकता, और P और Q कैसी हैं, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य है ना। चलिए अब समझ रहा हूँ, एक काम करो, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, तो लिख दो यहाँ पे दोनों, मार्कर भी नहीं चल रहा है, चलो देखो, तो इधर क्या लिखेंगे हम, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप दोनों साइड वर्ग कर दो। अच्छा देखो, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा P² हो जाएगा ना। अब आप क्रॉस गुणा कर दो इसके नीचे 1 मान के, तो इधर हो जाएगा, देखो जरा कितना हो जाएगा, 2Q² बराबर P²। अब आप एक काम करो, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो नीचे पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा, ये देखो जरा, ये हो जाएगा Q² बराबर P²/2। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से जरा इधर देखो, यहां से आपको पता चल रहा है कि जो P² है वो 2 से कट रहा है, क्योंकि P²/2 लिखा है। अगर P² 2 से विभाजित है तो मुझे बताओ क्या P भी 2 से विभाजित होगी, अरे बिल्कुल होगी, अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो सुनो, तो P में भी 2 का भाग चला जाएगा, चलो मान लेते हैं भाग देने पर कुछ आएगा, वो मान लेते हैं C आएगा, अरे P में 2 से भाग देने पर मान लेते हैं C आएगा। तो यहाँ से हम P का मान निकाल लें, इसके नीचे 1 मान लो, अब क्रॉस गुणा कर दो इधर, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2C। तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ से जरा बताओ P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 2C, इतना आ जाएगा, सही है। अब सुनो जरा, आप P का मान यहाँ डाल दो, इससे आप समीकरण 1 डाल दो, तो आप देखो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में, अरे समीकरण 1 में डाल दो, समीकरण 1 क्या है मेरा, Q² लिख लो दोबारा से, Q² बराबर P²/2, तो Q² बराबर P का मान कितना है, 2C, तो जरा बताओ 2C का स्क्वायर हो जाएगा /2, ऐसे ही Q² बराबर कितना हो जाएगा, 4C²/2। अब 2 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो देखो जरा कितना आएगा, Q² बराबर 2C²। अब एक काम करो, आप इस 2 को नीचे ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये इधर देखो, तो ये हो जाएगा Q²/2 बराबर, सही से लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, Q²/2 बराबर C², है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखना, क्या Q² 2 से विभाजित है, अरे Q² 2 से विभाजित है, दिख रहा है ना, क्योंकि वो 2 से कट रहा है, मतलब 2 से भाग दिया जा रहा है ना उसका। अब सुनो, Q² अगर 2 से विभाजित है तो क्या Q भी 2 से विभाजित होगा, तो क्या Q में भी 2 का भाग जाएगा, अरे अभी अभी फिर में पढ़िए, जाएगा। चलो मान लेते हैं भाग देने पर कुछ आएगा, मान लेते हैं वो आएगा D, तो यहाँ से Q बराबर कितना लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, तो यहाँ से Q बराबर लिख सकते हैं 2D। अब अभी एक चीज़ ध्यान से देखना, एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे P बराबर कितना आ रहा था, 2C, यहाँ Q बराबर कितना आ रहा है, 2D। एक साथ इनको लिखना जरा, P बराबर क्या आ रहा है, 2C, और Q बराबर क्या आ रहा है, 2D। अरे एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देख रहे हो आप, P और Q ये 2C के बराबर आया, ये 2D के बराबर आया, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, अरे इन दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, ये 2, और अभी अभी आप इनको क्या मान के आए हैं, इनको सहभाज्य मान के आए हैं, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था, सही है ना, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि देखो ना, हमने तो ऊपर इनको सहभाज्य माना था, लेकिन ये सहभाज्य आई नहीं, इनके बीच तो 2 कॉमन आ गया,
इसीलिए हमने जो ऊपर माना था वो गलत था। हमने क्या माना था, हमने P/Q माना था √2 को, जो कि गलत माना था। इसीलिए हम बोल पाएंगे, आप मार्कर इंक ये है, आप लिख देना कि ऐसा लिख देना P/Q में 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। देखो ना, 2 कॉमन आ रहा है। अतः हमने जो माना था वह गलत है, अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं होगी। हमने माना क्या था, परमेय संख्या है, लेकिन हमने गलत माना था। अर्थात √2 एक परमेय संख्या, ऊपर लिख दे रहा हूं, √2 एक परमेय संख्या, इधर लिख दे रहा हूं, नहीं होगी। इधर नीचे लिख दे रहा हूं, परमेय संख्या नहीं होगी। सही है। अगर परमेय नहीं होगी तो कैसी होगी? अपरमेय होगी। आप लिख लेना इसकी जगह पे, अतः √2 एक अपरमेय संख्या होगी। ये जानना शायद बेहतर रहेगा। तो आप समझ गए होंगे किसी संख्या को अपरमेय कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इसीलिए इतना टाइम लगा। अगर आप इसको समझ गए ना, तो आप जितने भी सवाल हैं, जैसे √5 है, √7 है, इन सबको अपरमेय संख्या सिद्ध कर दोगे आसानी से। तो पहले आप इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट करना है ना, एक बार ट्राई करना खुद से करने की, तो नोट करो जरा। तो चलिए देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको √3 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अभी करके आए ना, √2 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध करके आए। सेम काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो, अरे इससे पहले यार मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व किया करो खुद से, वीडियो को रोक के करना, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है सवाल, फिर देखना वीडियो। तो मैं तो करूँगा ही, तो इस सवाल में भी पहला वाला काम करूँगा। पहले क्या किया था कि सबसे पहले मान लेंगे इसको, क्या करेंगे, माना √3 एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय। आप जानते हैं ना ये परमेय नहीं होती है, फिर भी मान लेते हैं परमेय संख्या है। अरे मान लिया है, इसको गलत सिद्ध कर देंगे, बस काम हो जाएगा। तो √3 अगर परमेय संख्या है तो मुझे बताओ, क्या √3 को, इधर से देखो जरा, क्या √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। जहां पर Q0 नहीं होता है। क्या Q0 नहीं होता है? साथ में P और Q कैसी होती हैं? सहअभाज्य। ध्यान से देखना ये बात, तो ध्यान से, सहअभाज्य। सहभाज्य मतलब सर, सहभाज्य, अरे जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं आता है, सिंपल। P और Q कैसी हैं? सहभाज्य। अंग्रेजी में कहते हैं को-प्राइम। सुनो जरा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो आप, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, लिख देना यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब देखो जरा, इसका वर्ग होगा तो आएगा 3। कितना आएगा? 3 बराबर, इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग होगा P²/Q²। अगली स्टेप देखो, इसका इधर गुणा कर दो तो कितना आएगा? 3Q² बराबर P²। अब एक काम करो, आप इस 3 को नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ये Q² बराबर P²/3। सुनो जरा, P² क्या 3 से विभाजित है? हो रही है, दिख रहा है। तो मुझे बताओ, अभी एक प्रमेय पड़ी थी, अगर P² 3 से विभाजित है तो क्या P भी 3 से विभाजित होगी ना? बिल्कुल होगी। चलो मान लेते हैं P का 3 से भाग दिया गया और कुछ आया C, कुछ तो आएगा ना। चलो मान लेते हैं वो आया C के बराबर। तो यहाँ से P का मान निकलना, तो क्या P बराबर, यहाँ से हम 3C लिख सकते हैं, 3C लिख सकते हैं ना, गुणा कर दिया। आप समझ रहा, P का मान आप यहाँ डाल दो, यहाँ इसको आप समीकरण 1 मान लो। तो अब लिखो जरा, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन से समीकरण में? समीकरण 1 में। कोई बात नहीं है, P का मान कितना है? 3C। तो Q² तो ऐसा ही रहेगा, Q² बराबर, P की जगह पे 3C रखोगे ना, तो 3C का स्क्वायर बटे कितना है? बटे 3। तो ये कितना हो जाएगा? Q² बराबर, ये हो जाएगा 9C² बटे 3। काटो जरा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो ये आएगा Q² बराबर 3C²। 1 मिनट, थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं।
अब जरा देखो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया 3c²। तो अब सुनो जरा, इस 3 को आप नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर c²। अरे यहाँ से देखो क्या क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है? अरे कट रहा है, देखो ना यार, भाग दिया जा रहा है। अब सुनो जरा, अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्या क्यू भी 3 से विभाजित होगा? अरे अभी अभी फिर में पढ़ी थी ना। चलो, अगर क्यू 3 से विभाजित है मतलब क्यू का 3 से भाग दिया जा रहा है, मान लेते हैं भाग देने के बाद कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है मतलब मान लेते हैं डी आ रहा है, अभी अभी जैसा पिछले सवाल में किया था। चलिए मान लेते हैं डी आ रहा है, तो यहाँ से क्यू का मान कितना निकलेगा 3 का इधर गुणा कर दो, क्यू बराबर कितना आएगा क्यू बराबर 3d। अरे 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 देखो 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 कहाँ पे, हाँ p बराबर क्या आ रहा है 3c। मैं p को भी एक साथ लिख रहा हूँ, देखो जरा, ये इसे बॉक्स में बंद कर लो। देखो p बराबर कितना आया 3c, q बराबर कितना आया 3d। अरे ध्यान से देख रहे हो क्या, p और q में दोनों में क्या 3 कॉमन आ रहा है, और अभी अभी आप क्या मान के आए हैं p और q सहभाज्य हैं। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। अरे बस हो गया। आप क्या करना है, आपको लिख दो, क्या लिख दो कि p तथा q में 3 कैसा है कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन ऐसा लिख देना p तथा q में 3 कॉमन है, अतः ऊपर जो माना था, ऊपर, या ऐसा लिख देना अतः हमने जो माना था वह गलत है। कैसा है? गलत है। अतः √3 एक परमेय संख्या माना था, वो तो होगी नहीं, तो अतः √3 एक अपरमेय होगी। √3 एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। समझ गए ना? इसी तरीके से आप बहुत सारे सवाल और भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अलग एक सवाल और है, वो और कर लेता हूँ। ये सवाल आप लोग नोट कर लो, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ना, तो ये आप नोट कर लो। तो चलिए आपके सामने एक और सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 - 2 एक अपरमेय संख्या है। आपको पता है ये अपरमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे यार? देखो, आपको क्या सिद्ध करना है कि √3 - 2 को अपरमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले फिर से काम वही है, क्या करेंगे, इसको परमेय मान लेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो, आप क्या लिख लो कि माना √3 - 2 कैसी है? एक परमेय संख्या है। कैसी? परमेय संख्या है। माना √3 - 2 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या। अगर परमेय है तो क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखो जरा, √3 - 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय मान लिया है। जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया ना, फिर वो अपरिभाषित हो जाएगा। अरे बटे में 0 नहीं, बर्दाश्त नहीं है। सही है? सुनो, साथ में बताना जरा क्या कि p और q कैसे होते हैं? सह अभाज्य। अरे सहभाज्य का सिंपल मतलब है कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। p और q में कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक है? अब सुनो, अब एक काम करो, -2 को उधर पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा ये √3 बराबर p/q + 2। अब एक काम कर लो, इसके नीचे 1 मानो, तो इधर क्या है? इधर रहा √3 बराबर, देखो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा q। कितना आएगा? q। अब देखो q का q से भाग दोगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का p से गुणा करोगे तो p प्लस 1 का q से करोगे तो आएगा q, और q का 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 2q। अरे सिंपल है, एलसीएम लेके हल किया है और कुछ नहीं है। सही है? अब सुनो, इधर देखो जरा, इधर ये जो संख्या लिखी है ना, वो p/q के रूप में लिखी है, पता है ना? और p और q परमेय है, परमेय अपरमेय नहीं है, परमेय है। सही है? अब सुनो, तो ये पूरी संख्या कैसी है? एक पूरी संख्या परमेय संख्या है, और ये कैसी लिखी है? अपरमेय। क्या परमेय और अपरमेय कभी बराबर हो सकती हैं? हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है, यानी गलत लिखा है। बिल्कुल ये चीज़ गलत लिखी हुई है, यानी कि ये जो चीज़ लिखा है ना, वो गलत लिखा है। तो आप लिख देना कि लेकिन, कहते हैं लेकिन √3 कभी p + 2q/q के बराबर
के बराबर के बराबर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि ये परमेय है, ये अपरमेय, और परमेय अपरमेय थोड़ी ना बराबर हो सकती हैं। अगर ये बराबर हो नहीं सकता ना तो लिख देंगे हमने जो माना है वो गलत है। अतः √3 - 2 हमने क्या माना था? परमेय माना था ना, तो अतः √3 - 2 परमेय नहीं होगी। अगर परमेय नहीं होगी ना तो कैसी होगी? अपरमेय होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा इसकी एक्सरसाइज पर होगा, वो आप लोग जरूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही।